दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्रैक प्रमोशन बैंकर्स वे में। फिर एमसीक्यू जो छूट गया था कल, आज उसको लेकर आया हूँ क्योंकि कल ज़्यादा क्वेश्चन थे और कुछ काम होने की वजह से आपको मैं नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन लगातार आपके पेपर को देखते हुए संडे को भी पेपर दिया जा रहा है आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आप न संडे देखेंगे न मंडे देखेंगे। लगातार आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जो आज के एमसीक्यू है उसमें भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो होंगे और आपको मैक्सिमम मिलेंगे मनी लॉन्ड्रिंग वाले, है ना? क्योंकि मेरे को कहीं से पता लगा है कि बोले यार मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिलेंगे आपको और उसके बाद आपको मेन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं मनी और लॉन्ड्रिंग का एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूँ कि आपको ये तो पता लगे कि एमएलए क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। हिंदी में नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आपको पता है टाइम का बहुत इशू होता है, तो इसलिए हिंदी में नहीं कर पाया मैं। तो उसके लिए भी अगेन, क्योंकि बहुत टाइम लगता है चैनल को बनाने में, क्लास देने में, ऐसी वैसी वीडियो तो कोई भी बना देगा, लेकिन एजुकेशन की वीडियो, पढ़ाने की वीडियो थोड़ा समय लगता है। आपको भी पता है, आप भी यूट्यूबर होंगे। अब मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं वैसे। आपको मेरी भाषा को देख के और मेरे व्यवहार को देख के आपको लगता होगा कि क्या मैं यूट्यूबर हूँ या नहीं। तो इनमें से कौन सा जो कॉमन मेथड है कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का, पहला है ऑप्शन आता है आपका स्मर्फिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वो गलत लिखा है, उसकी एक्चुअली स्पेलिंग होती है SMUR और FING। ठीक है, दूसरा होता है बजटिंग, तीसरा होता है टैक्स प्लानिंग और चौथा होता है इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। वैसे इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्मर्फिंग होता है जो कॉमन मेथड होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्मर्फिंग होता क्या है। जो ये लिखा हुआ है जो स्मर्फिंग, ये होता क्या, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। क्या होता था कि आपको पता लग जाए स्मर्फिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। एक बार थोड़ा आप देखें, तब आपको पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी सुना ही होगा, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इसे कहते हैं स्मर्फिंग। स्मर्फिंग होता है अवैध धन को छोटे छोटे लेन देन में तोड़कर वित्तीय संस्थानों और नियामकों से बचने की एक तकनीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्या करते हैं, जो गलत यूज करते हैं धन का, गलत फंडिंग करते हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधि के लिए कर देते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए कर देते हैं, जो भी गलत यूज करते हैं धन का, उनको बचाने के लिए एक तकनीकी है ये, उसको कहते हैं स्मर्फिंग। इसे स्ट्रक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्मर्फिंग में कई लोग और खाते शामिल होते हैं। ये इसलिए बैंक में आ रहा है क्योंकि ये बैंक में खाते होते हैं इनके, और जिसके धन का स्रोत और भी जटिल हो जाता है क्योंकि उनके खाते बैंक में है, तो उनका जो धन का जो इनकम है वो कुछ ज्यादा ही मजबूत हो जाती है। इससे अधिकारियों के लिए धन का स्रोत लगा जो पता लगाते हैं वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अकाउंट कहाँ होते हैं, बैंकों में। अब क्या करते हो, कुछ इस ब्रांच में रख दिया, कुछ इस बैंक में रख दिया, कुछ उस बैंक में रख दिया, और कई बैंकों में अपना अकाउंट खोल के रखते हैं कई बंदों के नाम पे। उसको कहते हैं स्मर्फिंग, कि छोटे छोटे लेन देन को तोड़कर, कि कभी कहीं अकाउंट खुलवा दिया, पोस्ट ऑफिस में खुलवा दिया, SBI में खुलवा दिया, PNB में खुलवा दिया, इंडियन बैंक में खुलवा दिया, जहां जहां जो भी बैंक है, तो वो जो खाते होते हैं उनको कहा जाता है स्मर्फिंग। खाते नहीं मतलब जो धन को छोटे छोटे संस्थानों में इनसे बचने के लिए, किससे, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए। ठीक है, ये था स्मर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMLA। जो PMLA है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लिटिगेशन एक्ट। तीसरा है
प्रिवेंशन ऑफ मॉनेटरी लॉस एक्ट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पीएमएलए की फुल फॉर्म हो जाती है वो होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक्ट को रोकने के लिए ये मतलब पीएमएलए की फुल फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा मैं आपको अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो पीएमएलए है ये क्या है ना, बार बार ये पीएमएलए आ रहा है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, थोड़ा इसको सुने, और आप वीडियो आपके पास ही है, आपको मिल जाएगा ये। पीएमएलए होता है जो धन शोधक निवारण अधिनियम, इसको बोलते हैं धन शोधक निवारण अधिनियम, प्रिवेंशनल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसका जो मुख्य काम है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उसे नियंत्रित करना, कि गबन कर जाते हैं रुपए को, तो उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। पीएमएलए के तहत बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड रखने और FIUIND है ना, ये इसको बोलते हैं FIUIND, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है भाई, तो और उसको सूचना देते हैं। पीएमएलए के तहत गैर कानूनी रूप से हासिल धन के मूल को छिपाने पर सजा का प्रावधान है। आगे बताऊंगा कि अगर आपने धन को छिपाया तो आपको कितनी सजा होगी और कितने तक आपको पेनल्टी पड़ेगी। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपने जितनी भी संपत्ति ले रखी है उसको जब्त करने का भी प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो कब आया था, आपको मैंने ऊपर बता दिया पहले, 99, 2002, 2005 और 2010। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो 2002 का है। तो आपने मेरे को बताना है ना फेमा कब का है ना, इससे मिलता जुलता है ना फेमा, तो ये फेमा कब का है। ठीक है, FEMA सर्च करके बताइए मेरे को, और इसकी फुल फॉर्म भी बता देना फिर आपकी फेमा कब का है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या होगा अगला क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। आपको मैंने पहले भी बता रखा है ये क्वेश्चन कि मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेज होती है, आपको शायद मैंने बताया है और पढ़ाया भी है, आपको याद होना चाहिए। आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप भूल नहीं सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कितने प्रोसेस होते हैं, तो 3 होते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आपको तीनों याद है तो ये पता लग जाएगा कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है प्लेसमेंट, ये तो है, दूसरा है लेयरिंग, ये तो ये भी है, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन, ये भी है, और चौथा आंसर है जो इन्वेस्टमेंट। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के कितने प्रोसेस है, 3, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हिंदी में है ये। मनी लॉन्ड्रिंग कि ये है जो पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से आय यानी गंदा पैसा को अपना साफ करने के लिए, कि मतलब कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसको साफ करने और दिखाने की प्रक्रिया है कि उसने गलत रुपए कमाया, और उसको मैंने आपको बता दिया जो स्मॉर्फिंग होती है छोटे छोटे किस्तों में बैंकों में डाल दिया है। और आमतौर पर इसके 3 चरण होते हैं। पहला देखो प्लेसमेंट बोला था मैंने, दूसरा लेयरिंग बोला था मैंने, और तीसरी एकीकरण है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, लेयरिंग और प्लेसमेंट, समझ गए भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट्स इज नॉट टाइपिकली रिक्वायर्ड फॉर KYC कंप्लायंस अंडर PMLA। कि जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत जो KYC डॉक्यूमेंट है इनमें से किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपको तो वैसे
पता है केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई अलग से नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग। पहला ऑप्शन है पासपोर्ट, दूसरा है वोटर आईडी, तीसरा है बर्थ सर्टिफिकेट और चौथा है आधार कार्ड। अगर आपको मैंने केवाईसी पढ़वाया होगा तो उसमें देखो पासपोर्ट भी है, वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है। कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था 6 OBD, लेकिन उसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उसमें नहीं मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर है कि किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए इन इंडिया, कि आपको कितने रुपए की पेनल्टी होगी अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पाए गए तो। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पाए गए तो आपको कितने रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। साल में आपको बताऊंगा कितने साल की हुई, लेकिन आपको मैं रुपीज की बात कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 1 करोड़, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में पाए गए तो पहला ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 10 करोड़ और चौथा है कि अगर आप पकड़े गए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 लाख रुपए। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़े जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको कहीं पे 1 लाख भी मिलेगा अगर आप सर्च मारोगे कहीं किसी बुक में, लेकिन उसका आंसर है 5 लाख। ठीक है भाई, आपको बता देता हूँ कि पेनल्टी कितने रुपए की लगेगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पीएमएलए है उसके धन शोधन के अपराध में न्यूनतम 3 वर्ष की सजा है। देखो, 3 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जो 3 था वो 7 वर्ष भी हो जाएगा आपकी सजा, जिसको कैद बोलते हैं। तथा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पाए गए तो आपको 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर मैं सजा की बात करूं, जेल कारावास, तो वो 3 साल और उससे बढ़ा कर वो 7 भी हो सकती है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका जो रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग है उसका रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कौन रखता है। पहला ऑप्शन है खुद कस्टमर रखता है, दूसरा है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो ओन बैंक है, जिसका जहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला है जिसके यहाँ खाते हैं वो खुद या सरकार रखती है, या सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, है ना। आप अगर सोचो कि क्या है आरबीआई, तो अगर इनके जो पीएमएलए की जो ट्रांजैक्शन की जो मेंटेनेंस है उसका रिकॉर्ड रखता है जो खुद का बैंक है, ओन बैंक बोलते हैं जिसको, वो खुद उसका रिकॉर्ड रखता है। उस बैंक को मान लिया जाए पंजाब नेशनल बैंक का कोई पीएमएलए वाला है, तो पंजाब नेशनल, वो तो हर बैंक अपना अपना रिकॉर्ड रखती है कि इतने ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, इतने रुपए इसमें कैसे आ रहे हैं, तो वो खुद ही मेंटेन करते हैं उस अकाउंट को। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग मस्ट बैंक इंडिया मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर पीएमएलए। अगर कोई पीएमएलए वाला बंदा है, ट्रांजेक्शन वाला, तो उसका रिकॉर्ड कितने साल तक मेंटेन किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2 साल, दूसरा 5 साल, तीसरा 7 साल और चौथा 10 साल। वैसे तो सब जगह जो रिकॉर्ड है वो 10 साल तक रखा जाता है। ठीक है भाई, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है 5 साल तक। ठीक है, बाकी आपको सब रिकॉर्ड मिलेंगे वो आपको 10 साल तक मिलेंगे, लेकिन इसका रिकॉर्ड आपको 5 साल तक रखा जाता है। ठीक है, 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज
STR स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएल। शायद मैंने आपको बता दिया होगा STR। आपने मेरे को आज मेरे को बहुत बंदों ने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, है ना। आज जिस भाई को पता नहीं है, जो बिगनर है, जो अभी शुरुआत कर रहा है, तो जरूर पढ़े, ताकि आपको पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सको आप, और आप पहले अटेम्प्ट में ही कैशियर बन सको। तो अगर मैं STR की फुल फॉर्म आपको बताऊं, पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, दूसरा है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तीसरा सिंपल ट्रांसफर रिकॉर्ड, और चौथा है सिक्योर ट्रांजैक्शन रिसीप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, सस्पिशियस मतलब होता है डाउटफुल। सही है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, मेनू ऑप्शन ऑफ लॉकर की मेंटेनेंस। लॉकर की जो की मेंटेनेंस है उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है MKKLH, दूसरा है HLKKM, तीसरा है KKLMH, और चौथा है KLMHK। तो अगर मैं लॉकर की मेंटेनेंस की बात करता हूं तो HLKK मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ऑफ लॉकर ऑपरेशंस। लॉकर ऑपरेशन का जो मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है KOPSLH, दूसरा है PSLHOK, तीसरा है HL यानी लॉकर OPS ऑपरेशन, है ना। इसको तो ऐसे पढ़ते हैं, देखो आपको तो पता ही होगा ना, HLKOPS। देखो ये S तो है, LK का होता है लॉकर, और OPS का होता है ऑपरेशन। तो इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, इसलिए मैं आपको जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए सुना रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन ऑफ लॉकर रिपोर्ट्स। अगर लॉकर रिपोर्ट्स का मेनू ऑप्शन आएगा तो आपने क्या लिखना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा MP। देखो MPERKL, ये तो कहीं से भी नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा कहीं नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। दूसरा REPMKL, देखो लॉकर सबसे लास्ट में देखो, है ना। और अगला है LKREPM कि लॉकर रिपोर्ट्स। ठीक है भाई। और लास्ट है LKREKLM। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LKREPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, मेनू ऑप्शन ऑफ ऑडिट लाइफ ऑडिट फाइल इंक्वायरी। ऑडिट फाइल की इंक्वायरी का जो मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा। IFAH, दूसरा है FAHI, तीसरा है HAFI, यानी ऑडिट, देखो ऑडिट फाइल और इंक्वायरी, और एच तो लगा हुआ है सॉरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO। CSO की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कस्टमर स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है करंट स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है गणना करना, यानी सांख्यिकी सांख्यिकी गणना करना। थोड़ा आपको बताते हैं कि क्या है CSO। अगर मैं CSO की बात करता हूं तो उसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, यानी सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, देश के सांख्यिकीय कार्यों की निगरानी करता है। जो सांख्यिकी होते हैं ना, जो स्टैटिकल्स कार्य होते हैं, और उनको दिशा निर्देश देते हैं। पहले NSO भी हुआ करता था ना, नेशनल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर CSO हुआ, फिर CSSO हुआ। ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जो गणना करते हैं, किसकी, राजस्व की गणना करते हैं, केंद्र की गणना करते हैं, और उनको दिशा निर्देश देते हैं।
और जो CSO है वो सरकारी राजस्व की गणना भी करता है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब दिखा देते हैं। गणना करता है और राष्ट्रव्यापी जनगणना करता है और आर्थिक भी जांच करता है। तभी तो इसको क्वेश्चन में ले रखा है कि ये आर्थिक भी जांच कर रहा है, इसलिए इसको सेंटर का स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। केंद्र का सांख्यिकी कार्यालय इसको कहा जाता है, CSO। तो दोस्तों ये था आज का कल का बचा हुआ MCQ प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ेंगे और तभी मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है जब मैं देखता हूँ हाँ कि बस सब स्टाफ देख रहा है। और जब नहीं देखता तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब क्या ही पढ़ाना है इनको, इन्होंने सब पढ़ लिया है, इनको सब कुछ आता है। तो फिर जिसको सब कुछ आता है तो उसको पढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे मेरे हिसाब से। तो आप भी बताएं, अगर आपको सब कुछ आता है तो ठीक है, और अगर आपको पढ़ाने की जरूरत है, अगर आप चाहते हो तो आप हमें बताइए सर। हाँ आप लगातार पढ़ाते रहो। अब देखो एक दो के कमेंट से तो कुछ होता नहीं वैसे, और मैं आपके लिए टेलीग्राम पे भी लगातार क्विज भेजता रहता हूँ ना। आपने देखा ही होगा क्विज आते हैं टेलीग्राम पे और उनको करने में मजा भी आता है। उन क्विज को करने में मजा आता है, हाँ यार पता लगता है कि मेरा आंसर सही है, क्योंकि उसमें ग्रीन लाइन जाती है। और टेलीग्राम का तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक उसका। जिसके पास नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकता है सर लिंक का है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर्दी बहुत पड़ रही है, बहुत कोहरा लग रहा है, और फिर अपना काम करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।